हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और हम यहाँ पे उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की वीडियो आपने यदि नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। और आपका अच्छे से इसमें बेस क्लियर हो जाएगा यदि आप प्रारंभ से इसके वीडियो देखते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट जरूर होगा। तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने वीडियो आप जरूर देख लीजिए। देखिए, आपने पढ़ना ही है तो एक बार क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि देखिए, एग्जाम का लेवल आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इससे नहीं आएगा या इस बुक से आएगा, एग्जाम का स्तर हल्का होगा, एग्जाम का स्तर भारी होगा, ये हम नहीं सोच सकते हैं। तो ये सब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। और ल्यूसेंट तो आप पढ़ते ही हैं दोस्तों। देखो, ल्यूसेंट तो आप ज़्यादा पढ़ते ही हैं, अधिकतर अभ्यर्थी ल्यूसेंट से ही शुरू कर रहा है जीएस के लिए। तो ल्यूसेंट से आपको 30-35% यहाँ पे ऊपर डिटेल में जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, जहाँ आप इतना पढ़ रहे हो तो 20-30% अगर ऊपर चल भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाह आलम द्वितीय की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, वास्तविक नाम इसका अली गौहर था। वास्तविक नाम है अलीगढ़, और शाह आलम द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, वह है पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था? उस समय मुगल बादशाह कौन था? इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न आया भी है कई बार। तो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, और इसमें मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय या अली गौहर। टाइम पीरियड 1759 से 1806। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही। अगर एग्जामिनर उल्टा सीधा प्रश्न बनाना चाहेगा तो बनाना चाहेगा यहाँ से, तो बनेगा, वैसे नहीं बने ऐसे प्रश्न। 1765 से लेके 1772 तक ये क्या रहा? अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। देखिए, जो ये लास्ट टास्क के राजा हैं, अब वैसे तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद के जो राजा थे वो सब ऐसे ही थे, काम के कोई नहीं थे। लेकिन जो अंत के 3-4 राजा हैं, ये तो बिल्कुल एकदम कठपुतली बन जाएंगे। अब एकदम अंग्रेजों की कठपुतली बन जाएंगे, कभी मराठों की कठपुतली बन जाएंगे। तो 1765 से लेकर 1772 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहा। और 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। ये दिल्ली ही नहीं आया था अभी तक। इसने बिहार में अपने आप को क्या किया था? अब मैंने बताया था आपको इससे पहले की वीडियो में, इसने क्या किया था? बिहार में खुद को राजा घोषित कर लिया था। और आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई थी, मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में, तो इसने क्या किया था? बिहार में ही खुद को राजा घोषित कर लिया था। और ये दिल्ली ही नहीं आया। बादशाह बन जाने के बाद भी 12 साल तक ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वजीर गाजी उद्दीन यानी कि इमादुल मुल्क, ये भी ध्यान रखना, इमादुल मुल्क भी इसका नाम है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इमादुल मुल्क, मुगल साम्राज्य में गुटबाजी कर रहा था। और साथ ही दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण अराजकता का माहौल यहाँ पे बना हुआ था। तो बादशाह बन जाने के बाद भी 12 साल तक ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि गाजी उद्दीन ने यहाँ पे क्या किया? गुटबाजी करी बहुत ज़्यादा। इसका हस्तक्षेप था यहाँ पे दिल्ली की राजनीति में। और ये प्रश्न एग्जाम में आया है, पीसीएस के एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो उत्तर मुगल कालीन जो टॉपिक है, इससे कम 40 से 50 प्रश्न या 30 से 40 प्रश्न करवाऊंगा, जो कि पिछले एग्जामों में आए हैं किसी भी स्टेट में, चाहे बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, राजस्थान की हो या उत्तराखंड की हो। तो उन पे मैं अभी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसा प्रश्न बनता है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा शाह आलम सेकंड या अली गौहर। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होती है? एक इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर का युद्ध आपको पता ही है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कौन कौन थे? एक तरफ दोस्तों अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। ए फॉर अंग्रेज लिख दिया ऐसे ही, चलो। और बाकी दूसरी तरफ कौन है? शुजा उद्दौला है, जो कि कौन है? अवध का नवाब है। और है मीर कासिम है, ठीक है। और तीसरा कौन है? शाह आलम सेकंड, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, शाह आलम सेकंड। तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड भी बक्सर के युद्ध में शामिल था। तो शाह आलम ये जब हार जाते हैं, अंग्रेजों से हार जाते हैं, और अंग्रेजों का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है, और आने आएगा ही आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न दिख जाएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? जब ये हार जाते हैं तो यहाँ पे एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। तो ये इलाहाबाद की पहली संधि है, दूसरी भी होगी, वो यहाँ से कनेक्शन नहीं है उस संधि का, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है उसको। तो इलाहाबाद की पहली संधि हो रही है 12 अगस्त 1765 को। किसके साथ? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और रॉबर्ट क्लाइव हैं संधि करने वाले। तो ये संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद। इस संधि के अनुसार क्या हुआ? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी, और इसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के रूप में दिए गए। सा गलत हो गया, पेंशन थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, पेंशन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है।
तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त को एक फरमान जारी किया। उसके जरिए क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कंपनी को दे दी गई, और कंपनी ने कहा कि इसके बदले हम आपको क्या देंगे, 26 लाख रुपए सालाना देंगे। इस प्रकार ये पहला बादशाह बन गया कौन, शाह आलम द्वितीय, जिसने अंग्रेजों से पेंशन ली। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया है कई बार, पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, शाह आलम सेकंड, अली गौहर। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप ऐसे मत सोचिए कि ये बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप इसको भी एग्जाम में गलत करते हो तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आए हैं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के संरक्षण में रोहिला सरदारों ने क्या किया, अपना पे वर्चस्व स्थापित किया, और रोहिला नजीबुद्दौला के जो पौत्र था गुलाम कादिर रोहिला, इसने क्या किया, शाह आलम द्वितीय की आंखें निकाली और उसको कैद खाने में यहाँ पे डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मराठों ने क्या किया, शाह आलम को कैद से निकाला और पुनः गद्दी पर बिठाया, और गुलाम कादिर को यहाँ पे फांसी दी। तो अंधा करके शाह आलम द्वितीय को किसने डाला, गुलाम कादिर रोहेला ने। इसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय के समय पर दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1803 में, और 1806 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलिजिली के हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम मुद्रा के रूप में प्रचलन किया गया। इस मुद्रा को, इस रुपये को बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 ईस्वी में क्या किया था, जारी किया था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न एग्जाम होगा जहाँ पे, वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। शाह आलम द्वितीय द्वारा एंटोनी पोलियर को अरसलान ए जंग की उपाधि दी गई। ये प्रश्न ग्रुप सी के हिसाब से नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आ जाता तो बहुत मतलब कठिन प्रश्न बन जाएगा, जैसे लेक्चरर का पेपर हो गया, या यूके पीसीएस का कोई पेपर हो गया, या कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है हिस्ट्री का, या आप नेट जेआरएफ ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रुप सी में ही क्या होता है, आईएएस के प्रश्न डायरेक्ट उठा के आयोग दे देता है। कभी कोई पेपर उठा लिया, अगर कहीं पर आया हुआ होगा तो डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो एंटोनी पोलियर को अरसलान ए जंग की उपाधि यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई। 1806 में शाह आलम द्वितीय की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद राजा बनता है कौन, अकबर द्वितीय, जो कि शाह आलम द्वितीय का ही पुत्र है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का पुत्र है कौन, अकबर द्वितीय। देखिए शाह आलम द्वितीय का पुत्र है, इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा मेन बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह है। देखिए अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह, और पेंशन लेने वाला कौन है पहला, इससे पहले वाला शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर सेकंड के द्वारा यहाँ पर दी गई। ध्यान रखना इस प्रश्न को भी। और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इसको इंग्लैंड भेजा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि अकबर सेकंड के द्वारा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड किसको भेजा गया था, तो राजा राम मोहन राय को भेजा गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा ही दी गई थी, तो अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी। 1835 तक आते आते क्या हो गया, मुगलों की टकसालें बंद हो गई। ये अंतिम दौर चल रहा है मुगलों का बस अब यहाँ पे, और अंग्रेजी सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन शुरू हो जाएगा। तो मुगलों की टकसालें कब बंद हुई, 1835 में, और इस समय राजा कौन है, अकबर सेकंड। इसके समय तक मुगल बादशाह लाल किले तक ही सिमट कर रह गया था। तो ये जो लास्ट के राजा हैं यहाँ तक लगा लो लाल किले तक ही सिमट के रह गया। अब जो हम इसके बाद हम बहादुर शाह द्वितीय पढ़ेंगे वो भी लाल किले तक ही सिमट के रह जाएगा। उसकी बहुत बेइज्जती करेंगे वहाँ पे, जब अंग्रेज लोग आएंगे तो बहुत बेइज्जती करेंगे। तो यहाँ पे लाल किले तक ही यहाँ पे शासन रह गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि किस मुगल बादशाह का जो क्या था शासन था वो कहाँ तक सिमट के रह गया था, लाल किले तक। तो अकबर सेकंड से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। 1837 में इसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय शासक बना, जो कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह हुआ। और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय से, या बहादुर शाह जफर कह लीजिए आप, बहादुर शाह जफर। अब देख लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेके 1857 तक। ठीक है, ये राजा रहेगा। सबसे पहली बात तो ये राजा ही नहीं बनना चाहेगा। अकबर सेकंड भी इसको राजा नहीं बनाना चाहता था, जो इसका बाप है, क्योंकि बहुत नॉर्मल स्वभाव का व्यक्ति था और ये यहाँ पे राजा नहीं बनना चाहता था। और ये अंतिम मुगल बादशाह है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से कविताएं या शायरी लिखा करता था। जफर नाम से क्या करता था, कविताएं शायरी लिखा करता था। यानी जब भी कोई कविता या शायरी लिखता था तो उसके बीच में या अंत में जफर शब्द का ये प्रयोग करता था। इसलिए हम इसको इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक इसकी शायरी है, जब इसको लास्ट में क्या करते हैं, वहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं। तो क्या कहता है ये कि शायरी कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा अब उजड़े दयार में, किसकी कमी है आलम ए पायदार में। आलम ए पायदार का मतलब इस अस्थायी दुनिया में। तो क्या कहा इसने, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ए पायदार में,
कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो कुए यार का मतलब है प्रियतमा की गली में भी मुझे क्या 2 गज जमीन नहीं मिली, क्योंकि इसको जब 1857 की क्रांति होगी इसके समय में, तो इसको यहाँ से रंगून भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? रंगून भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पे शायरी लिखता है। फिर ये इसको अपने यहाँ का दर्द एहसास होता है कि मैं अपने देश में दफन भी नहीं हो सका। तो जफर ध्यान रखेंगे क्या लिखा इसने, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो जफर नाम जरूर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। बिना साम्राज्य का सम्राट था, कोई साम्राज्य नहीं था इसके पास, कुछ भी साम्राज्य नहीं था। आध्यात्मिक निदेशक की बात करें इसके, तो हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निदेशक हैं। अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिलेगा, ग्रुप सी के एग्जाम में वैसे नहीं मिलना चाहिए, बन जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एग्जामिनर की सोच के ऊपर निर्भर है। देखिए यूके ट्रिपल एस सी के हिसाब से, यूके पीएससी के हिसाब से, देखिए ये आसान प्रश्न है, ये भी ठीक हो गया, बिना साम्राज्य का सम्राट। ये 2 प्रश्न थोड़ा ऊपर के लेवल के हो गए। तो इनके कविता के शिक्षक कौन है? इब्राहिम जौक और असदुल्ला। और हसन अस्करी कौन है? आध्यात्मिक निदेशक। लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को कहा था कि लाल किला छोड़ो और कुतुब मीनार के समीप जाकर मकान में रहो। तो ये लाल किले तक ही बस भी इनका था, कुछ था नहीं इनके पास बचा हुआ, लाल किले में रह रहे हैं बस। तो डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को ये तक कह देते कि अब लाल किला छोड़ो और कहाँ जाओ? कुतुब मीनार के पास जाकर रहो। दरबारी कवि की बात करें तो मिर्जा गालिब इनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था। मिर्जा गालिब ध्यान रखेंगे, 1857 का विद्रोह किस कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। और ये किसके दरबार में है? बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में। इनका नाम की बात करें, पूरे नाम की वास्तविक नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला बेग खान। मिर्जा असदुल्ला बेग खान ध्यान रखना, अगर अच्छा प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर बनाना चाहेगा तो कंफ्यूज कर सकता है। तो मिर्जा असदुल्ला बेग खान। अब यहाँ पे मिर्जा गालिब की बात करें, मिर्जा असदुल्ला बेग खान दरबारी कवि थे बहादुर शाह जफर के। बहादुर शाह द्वारा दरबार ए मुल्क और नज्म उद्दौला की उपाधि इनको दी गई थी। गालिब ने जब 1857 की क्रांति में इतना ज़्यादा खून बह रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है मुझे और क्या देखना बता है। विशाल यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई फिर से, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है। 1857 की क्रांति के संबंध में किसके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया? तो मिर्जा गालिब के द्वारा। मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति पर दंस्तब्बू नामक पुस्तक की भी यहाँ पे एक रचना की थी। 1857 की क्रांति के बाद कानूनी रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से क्या हो जाता है? मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अंत हो जाता है, और जफर को यहाँ पे बंदी बना दिया जाता है। तो जफर के जब यहाँ पे बंदी बना रहे थे तो उसके पुत्र भी थे यहाँ पे, देखिए मिर्जा मुगल था एक, ठीक है, मिर्जा मुगल था, और एक ख्वाजा सुल्तान था, ख्वाजा सुल्तान, और एक और कौन सा था? अबू बकर था, अबू बकर उसका पोता था। तीनों को यहाँ पे हडसन उड़ा देता है। एक यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी रहता है, कौन? हडसन। तो हडसन कहता है जफर को, क्या करो तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुमको बख्श दिया जाएगा। तो यहाँ पे जफर, यहाँ पे बहादुर शाह जफर है, हडसन के सामने क्या कर लेते हैं? आत्मसमर्पण कर लेते हैं। इनको तो बहादुर शाह जफर को तो वो कोई दिक्कत नहीं करता कि कोई बात नहीं, चलो तुमको तो माफ़ कर दिया, लेकिन जो उसके तीनों बेटे उनको आत्मसमर्पण करने के बाद भी हडसन गोली से उड़ा देता है लाल किले के सामने। तो इसके बाद यहाँ पे हडसन की जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में डिटेल से, हर जगह को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ। इसके बाद हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति आएगा, और वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं अच्छे लेवल के, जैसे अभी लेक्चर के फॉर्म आने वाले, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को हिस्ट्री के लिए। बाकी उत्तराखंड की भी हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चली रही है। बाकी यहाँ पे जफर को फिर क्या हुआ? बंदी बना दिया गया। देखिए जब इसको बंदी बनाया, तो बंदी बनाने से पहले इसको क्या किया गया? लाल किले की कोठरी में रखा गया। लाल किले की कोठरी में रखा गया, और ऐसे रखा गया जैसे पिंजड़े में जानवरों को रखा जाता है। इसकी बहुत बेइज्जती हुई अपने अंतिम दौर, मतलब जब ये अपने जिंदगी के अंतिम दौर में था, तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। और 1857 की जो क्रांति के समय, इसकी उम्र है 82 साल, जिस समय इसको बंदी बनाया जा रहा है अभी, ये 82 साल का बूढ़ा राजा है, बूढ़ा शासक है, बूढ़ा बादशाह है, और इसको बंदी बनाया गया है। और इसको बंदी बनाकर पहले कहाँ रखा गया? लाल किले में रखा गया। और लाल किले में अंग्रेज लोग क्या आते थे? अंग्रेजों के समूह देखने के लिए आते थे कि ये दिखता कैसा है बहादुर शाह जफर, देखें तो सही हम कि बहादुर शाह द्वितीय कैसा है। इसको बेचारे को वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, 82 साल के बूढ़े को। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके बहुत ज़्यादा इसके अमानवीय व्यवहार होता है बहादुर शाह जफर के साथ, जबकि इसको सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बताया गया है यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा। फिर यहाँ से लाल किले से इसको निकाला जाता है और बंदी बनाकर कहाँ भेजा जाता है? मांडले जेल। मांडले जेल, यांगून या रंगून कह लीजिए आप, वहाँ भेजा गया, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो 1862 में मृत्यु हो जाएगी किसकी? बहादुर शाह जफर की। तो महत्वपूर्ण रहेगा, और जब ये यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और यहीं पे फिर इसको दफना दिया जाता है।
तो मरने से पहले ये तब यही कहता है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, कि मतलब मुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई। कुए यार का मतलब है वैसे प्रियतमा की गली, ठीक है। तो 2 गज जमीन भी मुझे नहीं मिल पाई इंडिया में, आप ये कह लीजिए। प्रियतमा की गली का अर्थ उसका सीधे सीधे कहाँ से, इंडिया से है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं उत्तर मुगलकालीन जो शासक थे जो हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड 25 से 30 प्रश्न करवाऊंगा और वही प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम में अभी तक आए हैं। बाकी अगला जो टॉपिक होगा हमारा 1857 की क्रांति पे होगा। और बिल्कुल आप कमेंट तो कर लीजिए यार थोड़ा सा कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, और या ऐसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना आपको सही लगता है या फिर मैं हैंड रिटन जो मेरे नोट्स है उसके माध्यम से। वैसे मैंने हैंड रिटन में भी लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा पीडीएफ में ही होता है, लिखने के लिए स्पेस मिल जाता है, मोबाइल से पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत आती है। और जब कॉपी से पढ़ाता हूँ तो उसमें थोड़ा पन्ने पूरे पेज पे फैल जाता है, तो लिखने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने इसको टाइप करना भी अब शुरू कर दिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ यूट्यूब में ही दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।